सन 1700 में हरियाणा की जनसंख्या थी वो लगभग 20 से 30 लाख के बीच में थी। वो जनसंख्या घट के सन 1800 में पहुंच जाती है 5 लाख। उसके बाद जब अंग्रेज यहाँ आता है तो वो जो पहली सैनिक टुकड़ियां जो खड़ी करते हैं, रिक्रूट करते हैं, उनमें से एक है 7th हरियाणा लांसर्स। उसका नाम हरियाणा कन्वर्जन हुए स्पेशली सल्तनत पीरियड में, वो गुलामी से बचने के लिए हुए। नमस्कार, रूट्स, थ्रेड्स एंड रिफ्लेक्शंस पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में हमारे साथ है कर्नल योगेंद्र सिंह जी। कर्नल योगेंद्र सिंह जी जब रिटायर्ड हुए उसके बाद उन्होंने 2 किताबें लिखी जिन दोनों के 2 वॉल्यूम्स है। एक किताब है 18th सेंचुरी के हरियाणा के बारे में और दूसरी किताब है 19th सेंचुरी के हरियाणा के बारे में। 18th सेंचुरी के हरियाणा को सर ने नाम दिया है सेंचुरी ऑफ लोकस्ट एंड 19th सेंचुरी के हरियाणा को नाम दिया है सर ने सेंचुरी ऑफ राज। आज हम सर से हरियाणा के बारे में जानेंगे, हरियाणा के पास्ट के बारे में जानेंगे, 18th सेंचुरी में और 19th सेंचुरी में हरियाणा कैसा था इसके बारे में जानेंगे। आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। आप इस एपिसोड को सबके साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंजॉय द शो। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे सर, थैंक यू सो मच आप यहाँ आए हमारे स्टूडियो में शूटिंग के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपको पूछना चाहूँगी, आप फौजी है तो इसलिए स्वाभाविक है कि रिटायरमेंट के बाद आपका इंटरेस्ट अगर लिखने में है, आप अगर लिखते हैं तो आप कुछ आर्मी से रिलेटेड कुछ लिखें। लेकिन सर आप हिस्ट्री पे आपने बहुत काम किया है और मैंने आपके बुक्स पढ़े, थोड़ा पढ़ा तो उसमें मैंने देखा कि आपने बहुत सारे टॉपिक्स पे ऐसे कवर किए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हरियाणा के 18th एंड 19th सेंचुरी के बारे में जो शायद ही कहीं अच्छे से इतने वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो सर ये हिस्ट्री का इंटरेस्ट आपको कहाँ से आया? मैं हरियाणा से हूँ, मेरी पैदाइश हरियाणा से है। मेरे गांव का नाम है बदानी, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, झज्जर शहर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो मेरा एक स्वाभाविक रुझान अपने स्टेट के प्रति था ही। जब तक मैं रिटायर नहीं हुआ था तो फौज के काम में काफ़ी व्यस्त था। रिटायर होने के बाद पढ़ने लिखने का शौक़ मुझे पहले भी रहा है। फौज में रहते हुए भी मैंने लिखा है, बुक्स लिखी हैं मिलिट्री मैटर्स पे। रिटायर होने के बाद जब मैं अपनी लोकल यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज वगैरह को विजिट करता था तो मुझे दिखता था कि हरियाणा पे कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ है, हरियाणा के इतिहास पे। तो मैंने उसको थोड़ा सा उसमें अपना योगदान देने की सोची है। तो मैं फोकस कर रहा हूँ मॉडर्न पीरियड, जिसको हिस्ट्री में मॉडर्न पीरियड कहते हैं। दूसरे शब्दों में 18वीं सदी, 19वीं सदी और कुछ हद तक 17वीं सदी। तो मैंने शुरू किया है जब से औरंगजेब का शासन शुरू होता है और जब अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म होता है 1947। तो ये लगभग 300 साल का पीरियड है जिसके ऊपर मैं मेन फोकस रखे हुए हैं। सर, जब हम डिस्कस कर रहे थे तब आपने बताया कि आपके बेटे 6th जनरेशन है जो आर्मी में है। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब ऑनर की बात है हमारे लिए कि आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्होंने इतना सर्व किया है और आज भी आप जो हरियाणा के इस हिस्ट्री के बारे में काम कर रहे हैं, ये भी सर बहुत कमेंडेबल है। सर, सबसे पहले तो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आपने 18th सेंचुरी ऑफ हरियाणा को के बारे में जब बुक लिखा है तब आपने नाम दिया है सेंचुरी ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट एक कीड़ा होता है जो झुंड के साथ आता है और पूरा खेत खा जाता है। तो ऐसे नाम आपने क्यों दिया सर? उसको हरियाणा में टिड्डी दल कहा जाता है। और वो जब अब अभी के बच्चों को तो लोगों को शायद नहीं याद हो, लेकिन मुझे याद है
तो जब टिड्डी दल आता था तो आसमान काला हो जाता था, सूरज छुप जाता था। वो इतनी संख्या में और इतना बड़ा वो दल होता था कि सूर्य छुप जाता था और अंधेरा हो जाता था। और मुझे याद है हमारा परिवार किसान परिवार है, तो टिड्डी आ गई ऐसे शोर मचा और सब अपने अपने खेतों में भागे। हमारे खेत गांव में, हमारे एक विशेषता है जिसका बाद में हम जिक्र करेंगे कि हरियाणा में गांव और खेत में काफ़ी फर्क होता है, दूरी बहुत हो सकती है। तो मैं और मेरी दादी एक बार, मुझे याद है, हम जब तक भाग के खेत में पहुंचे तो उसमें सिर्फ गेहूं जो था वो अच्छा हो चुका था, कुछ दिन में कटने वाला था। और जब हम पहुंचे तो वहां पे कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय टिड्डियां बैठी हुई थी। वो इतनी जल्दी और इतना नुकसान, दूसरे शब्दों में लगभग 15 मिनट हमें लगे होंगे वहां तक पहुंचने में, और इतनी देर में उन्होंने फसल को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो 18वीं सदी भी हरियाणा के लिए लगभग यही थी। देखिए, जब हम इतिहास देखते हैं तो 18वीं सदी में आपको बड़ा विरोधाभास दिखेगा। ये वो समय है जिस समय एक तरफ पूना, हैदराबाद, लखनऊ जैसे जो शहर थे वो प्रॉस्पर कर रहे थे, उनका साइज बढ़ रहा था। वहाँ पे कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बड़ा काम हो रहा था। बड़ी सुंदर सुंदर बिल्डिंगें उस समय बन रही थी, चाहे वो शनिवार वाड़ा हो पूना का, चाहे वो अपना निज़ाम के महल हों, चौमहला हैदराबाद का, चाहे इमाम बाड़ा हो लखनऊ का, ये सब के सब उसी समय में बने हैं। कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, उसी समय में ये शहर पैदा हुए हैं और बढ़ने लगे हैं। लेकिन उसी समय में लाहौर का विनाश हुआ है, दिल्ली का विनाश हुआ है, आगरा का विनाश हुआ है। तो ये एक बड़ा, जब हम इतिहास को देखते हैं तो हम वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता कि भी यही इतिहास सब जगह लागू होता है। अगर डेक्कन में उस समय मराठा एम्पायर ग्रो कर रहा था तो यहाँ पे दिल्ली और उसके आसपास एक तरह से तबाही मची हुई थी। हर दूसरा लुटेरा, कभी नादिर शाह आ रहा था, कभी अहमद शाह अब्दाली आ रहा था लूटने। तो बड़े अलग अलग इतिहास हैं अलग अलग इलाकों के। हरियाणा का उस समय, जो हम उस समय पॉपुलेशन का सेंसस नहीं होता था, जनगणना नहीं होती थी, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अपने पास ऐसे साइंटिफिक टूल्स हैं जिनसे हम एक अंदाजे पे पहुंच सकते हैं कि उस समय कैसा रहा होगा। तो वो अंदाजे ये कहते हैं कि सन 1700 में जो हरियाणा की जनसंख्या थी वो लगभग 20 से 30 लाख के बीच में थी। वो जनसंख्या घट के सन 1800 में पहुंच जाती है 5 लाख। अच्छा, दूसरे शब्दों में ये लोग माइग्रेट होते हैं या सबकी डेथ होती है? इसका हम जिक्र करेंगे, लंबी कहानी है। ज्यादातर मर जाते हैं। अच्छा। तो ये इसलिए इस सेंचुरी को मैंने सेंचुरी ऑफ लोकस्ट कहा है। सर, 18th सेंचुरी में जब भारत एंटर कर रहा था तब ऑलमोस्ट पूरे भारत से हम कह सकते हैं मुगलों का साया उठ चुका था, या उनकी जो ग्रीप थी उनके राज्य की वो रिलीज हो रही थी। और हरियाणा में भी ये हुआ था। तो हरियाणा की जब हम बात करते हैं कि हरियाणा में मुगलों का वर्चस्व कम हुआ, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसके 2 रीजंस हम बोल सकते हैं। एक तो क्योंकि औरंगजेब 25 साल डेक्कन में रहा था, और दूसरा फिर बाद में उसका मृत्यु हो गया। तो क्या ये 2 ही रीजन थे जब इसकी वजह से ही हरियाणा में मुगलों का राज जो था, वर्चस्व था, ये कम हुआ, या यहाँ के कुछ लोकल रूलर्स थे या मराठे थे या कोई थे जिन्होंने मुगलों को हराया और उसकी वजह से फिर मुगलों का राज वर्चस्व कम हुआ? ये सभी कारण थे और इनके अलावा भी कारण थे। औरंगजेब जो 25 साल उसने डेक्कन में लगाए, जो का विशेष तौर पे मराठा पावर के ही खिलाफ थे, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको क्या आई कि उसकी सेना थक गई।
खास तौर पे उसके जो सिपाही सालार थे, जो उसका इलीट था, जो उस सेना के सेनापति होते थे, उन टुकड़ियों का कमांड करते थे, वो एक तरह से 25 साल का वनवास काट रहे थे। उनमें से ज़्यादातर के परिवार दिल्ली आगरा में थे और वो लोग वहाँ थे। तो एक किस्म का थकान उसके जो इलीट है उसमें आ जाता है इस दौरान। लेकिन उसके बाद अगले लगभग 20 साल तक कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद उनका जो बेटा आता है बहादुर शाह, वो लगभग ठीक ठाक सा ही आदमी था, लेकिन उसका शासन सिर्फ 5 साल का था। तो इस 5 साल में उसने कोशिश की मराठों से भी संधि करने की, अपना सिखों को भी अपने साथ मिलाने की, लेकिन उसका शासन इतना कम था कि ये काम वो नहीं कर पाया। और उसके बाद एक जो पारिवारिक कलह जिसको कहते हैं वो शुरू हो गई मुगल्स में, जिसमें भाई भाई का दुश्मन हो गया था, जो मुगल डायनेस्टी थी उसमें। और बादशाह हर 2 साल 3 साल ऐसे करके बदली होते रहे। ये चला जब तक फारूक शियार लगभग 21-22 में नहीं मर जाता है। इस दौरान कोई 3-4 बादशाह बदली हुए इस छोटे से समय। तो उससे व्यवस्था खराब होती है। जब आपका शासक रोज बदल रहा है तो वो नीचे वाले जो हैं वो फिर अपनी मर्जी चलाने लग जाते हैं। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको कहते हैं। वो उसका रंगीला नाम इसीलिए था कि वो ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला था। उसका बड़ा लंबा काल है। वो लगभग 40 साल राज करता है। अच्छा। लेकिन ये नॉट 40 साल 25 साल राज करता है, लेकिन ये वेस्टेड है। वेस्टेड क्योंकि वो कभी लाल किले से बाहर ही नहीं निकलता है। लाल किला दिल्ली या लाल किला आगरा। और इस दौरान नादिर शाह आता है। नादिर शाह का जो हमला है, जिसमें दिल्ली 3 दिन के लिए लुटती है, हरियाणा के अंदर उसका बड़ा विरोध होता है और उसके सामान को भी काफ़ी हद तक उसके कुछ हिस्सों को छीन लेते हैं, कैरवैन्स को। लेकिन उसका मोटा असर ये रहा कि उसने 2 साल तक अपने सिक्के चलाए थे। नादिर शाह ने भारत में 2 महीने तक अपने सिक्के चलाए थे। दूसरे शब्दों में वो बादशाह था। अच्छा। उस समय जो नमाज पढ़ी जाती थी शाही मस्जिद में, वो खुतबा वो बादशाह के नाम से पढ़ा जाता था। तो 2 महीने तक जामा मस्जिद दिल्ली में जो खुतबा पढ़ा गया था वो नादिर शाह के नाम से पढ़ा गया था हर हफ्ते। अच्छा, उसने खुद को ही भगवान बना लिया। वो भगवान नहीं ना, बादशाह। सॉरी। और वो जाते हुए फिर मोहम्मद शाह रंगीला को फिर से बादशाह बना गया। तो एक तरह से वो उसको दान दे के गया था कि चलो अब मैं जा रहा हूँ और ये तुम्हारे। वो उसकी जो मॉरल अथॉरिटी थी, जिसको नैतिक अधिकार जो होता है, वो उससे उसका कमजोर हो गया। ये इसके कारण उसके वो जो ये बाकी सिपह सालार थे, जैसे निज़ाम ने डिसाइड कर लिया कि वो साउथ में चला जाएगा, वो आएगा ही नहीं यहाँ पे। तो उसने प्रधानमंत्री के पद से अपना छोड़ के और वो उसको वहाँ जाना पसंद किया। इसी तरह जो सुन्नी ग्रुप था वो लखनऊ शिफ्ट हो गए। और नादिर शाह का जैसे ही समय खत्म होता है, मराठों का एक्सपेंशन नॉर्थ इंडिया में शुरू हो जाता है। तो उससे फिर उनका जो बचा खुचा राज्य है वो और कमज़ोर होने लगता है। और इसी दौरान नादिर शाह के बाद फिर अहमद शाह अब्दाली आने लग जाता है। वो कोई 9 बार, पूरे भारत में तो 9 बार आया, ख़ासतौर पे दिल्ली वाले एरिया में 5 बार वो आता है, और हर बार बुरी तरह से लूट मार करके। तो ये सारे कारण थे जिनके कारण व्यवस्था जो थी वो ख़त्म हो गई। अब इस बात का जो असर सबसे ज़्यादा पड़ता है वो पड़ता है राजधानी के आसपास के इलाकों में। और हरियाणा के जो लोग थे, आम जनता थी, इस पे क्या असर हुआ जब मुगलों का वर्चस्व कम हुआ? हम लोग रह रहे हैं राजधानी के चारों तरफ। ये जितने भी आ रहे थे, जो भी आ रहा था बादशाह की बादशाहत को कमज़ोर करने या उसके अपने पारिवारिक कलह जो हो रही थी, उसमें जो झगड़े थे, ये सब के सब राजधानी या उसके आसपास हो रहे थे। तो उससे हमारे जो
लोग थे हरियाणा के, इनके ऊपर हर तरह से बुरा असर पड़ रहा था। एक तो कानून व्यवस्था खत्म हो रही थी, तो कानून व्यवस्था जब राज्य व्यवस्था खत्म हो जाती है तो लोगों को अपने ग्रुप बना के अपनी प्रोटेक्शन करनी होती है, और फिर वो आपसी झगड़े शुरू हो जाते हैं। गांव से गांव का झगड़ा शुरू हो जाएगा। एक जो भी है न्याय नहीं मिलेगा तो लोग अपने हाथ में व्यवस्था को लेंगे, तो इससे एक तरह से पूरा सिस्टम वो टूट जाता है। फिर आपको ये नहीं पता कि टैक्स कौन लेगा। व्यवस्था चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो जो सरकार होती है वो टैक्स लेती है। अब वो 5 क्लेमेंट हो गए, उधर से वो अब्दाली आ रहा है, इधर से मराठों को उसने बादशाह ने वो दे दिया कि भाई आप मेरी तरफ से टैक्स कलेक्ट कर लो, उधर से रोहिल्ला आ रहे। तो अब आम उस समय पे जो व्यवस्था थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, वो थी कृषि आधारित। तो अब किसान को ये नहीं समझ में आता मैं इनमें से किसको दूं, कौन सा जिम्मेवार है। व्यवस्था खत्म हो गई है, तो अब किसान किसी को नहीं दे रहा है। वो कहता है जिसमें दम हो आगे मेरे से लड़के ले लो, ऐसे नहीं देने वाला हूं। तो एक तरह से अफरा तफरी, कौन किससे लड़ रहा है नहीं पता है, सब से लड़ रहे हैं। कभी वो एक दूसरे से संधि करके लड़ रहे हैं, कभी दूसरे दोस्त बन जाते हैं। तो एक मॉरल भी और लीगल भी दोनों किस्म की अथॉरिटी खत्म हो गई। और हरियाणा में इसका असर ये हो रहा है, जो भी सेना आती है, उस समय की सेना आज की सेना की तरह नहीं चलती थी कि उनका पूरा रसद उनके साथ चल रहा है। वो रसद वहीं से लेते थे जहां वो पहुंच गए। तो उनका घोड़ा भी वहीं पे चरेगा, उनका सैनिक भी वहीं से खाना खाएगा। अब ये खाना कहां से खाएगा? किसान के घर से निकालेगा ना अनाज को, उसका घोड़ा किसान के खेत में चरेगा। अब किसान अगर उस घोड़े को चरने देगा या उसको अनाज उठाने देगा तो कल को किसान का परिवार क्या खाएगा? तो झगड़ा स्वाभाविक है, उनके बीच में झगड़ा होगा। ये यहाँ पे भी होता था। तो हमारे यहाँ पे ये एक मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी जो था, पहले भी था, ये और स्ट्रांग हो जाता है। हमारे यहाँ पे कभी कोई राजा नहीं रहे। हमारी व्यवस्था जो थी इसके अंदर किसान प्रधान व्यवस्था थी। आपने अपने जैसे कहा राजा नहीं रहे, लेकिन फिर ये कौन थे जो यहाँ बल्लभगढ़ के राजा है? ये छोटे छोटे थे और ये बाद में आए थे, इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। हमारा जो व्यवस्था थी वो गांव पे आधारित थी, और उसके अंदर जो बड़ा तबका था वो था किसान का। ये किसान की जिम्मेवारी थी कि वो अपना गांव बसाए। तो इसलिए हरियाणा के जो गांव है ना, वो एक विशेष गोत्र के गांव मिलेंगे आपको, कि ये दैयाओं का गांव है, ये परवों का गांव है। अच्छा। हाँ, ये ब्राह्मणों का गांव है। वो चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो राजपूत है, चाहे वो जाट है, वो किसानी करता मिलेगा। वो पेशा उसका आप नहीं मान सकते जैसे बाकी देश में मानते हो, भाई ब्राह्मण है तो पूजा पाठ ही नहीं। हरियाणा में वो अगर उसका गांव है तो वो वहाँ किसानी कर रहा है। तो अब उसकी जिम्मेवारी थी अपने गांव की सुरक्षा। ये आज तक ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और आज भी हमारे, क्योंकि जाट की पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा है, तो ज्यादातर गाँव जो है वो जाटों के हैं। और तो ये उस समय में ये जो एक व्यवस्था थी ये और स्ट्रांग हो गई। ये एक अच्छी बात थी, और इस भाईचारे ने ही इस समाज को इस समय से गुजरने की ताकत दी। तो दो चीजें जो स्टैंड आउट करती हैं इस 18वीं सदी में हमारे यहाँ की, वो थी, एक तो था विलेज रिपब्लिक और दूसरा था मिलिटराइज्ड सोसाइटी। ये दोनों, क्योंकि वो परिस्थितियां ऐसी थी तो ये होना पड़ा। सर, आपके किताबों में आपने 2 कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा है। एक तो है विलेज रिपब्लिक और दूसरा है मॉरल इकोनॉमी। तो ये कॉन्सेप्ट्स क्या है? आप सबसे पहले तो आप मुझे विलेज रिपब्लिक ये कॉन्सेप्ट क्या है, और ये 18th सेंचुरी के हरियाणा के गांव में कैसे मतलब चल रही थी? ओके, विलेज रिपब्लिक जो है हरियाणा वालों का खुद का दिया हुआ नाम नहीं है। ये असल में सबसे पहले एक रिपोर्ट तैयार होती है सन 1812 में ब्रिटिश संसद के लिए,
पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन के लिए एक रिपोर्ट, क्योंकि 1803 में ये हिस्सा सिंधिया से अंग्रेजों के सिरियांजनी गांव की संधि के अनुसार अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। तो उसके बाद उन्होंने, जब अंग्रेजों ने इस इलाके का अध्ययन किया, तो उन्होंने ये एक विशेषता इस इलाके की दिखाई दी, जिसको उन्होंने नाम दिया विलेज रिपब्लिक। विलेज रिपब्लिक से उनका कहने का मतलब ये था, वो आए थे, उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा। बॉम्बे और मद्रास जो थी वो फोकस थी साउथ पे, बॉम्बे स्पेशली मराठास पे, मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी वो मेनली निज़ाम और मैसूर पे, और कैलकाटा वाले थे, ये थे बिहार और अवध पे। इनको इन पूरे इलाकों में ऐसे गांव नहीं दिखे थे जहां पे जो गांव का मिल्कियत है, जो जिसको आप मालिक मौजा कहते हैं उर्दू में, वो किसान है। उनको सब जगह दिखा था कोई ना कोई जमींदार है जो उस जमीन का मालिक है। ये जो आपने मालिक मौजा, ये मतलब बताता हूं मैं। तो उन्होंने बाकी जगह पे देखा था कि जो किसान है वो आमतौर पे किसी के जमीन पे खेती कर रहा है। जमीन की मिल्कियत जो है, यानी जमीन का जो मालिक है वो कोई और है। वो उसको जमींदार, वहां पे उसको जमींदार कहते थे, तालुकदार, जमींदार। यहाँ पे जो मालिक मौजा है, यानी मौजा मतलब जो गांव है उसका जो मालिक है वो किसान है। वो अपनी जमीन खुद बोता है, खुद काटता है और खुद उस पे टैक्स देता है, वो किसी और के नहीं कर रहा है। दूसरी चीज उन्होंने देखी कि यहाँ कोई बड़े बड़े जमींदार नहीं है, हजारों लाखों एकड़ वाले। जैसे आप रविंद्रनाथ टैगोर जो बड़े मशहूर पोएट हुए हैं, उनका परिवार आप देखोगे तो उनके पास लाखों एकड़ जमीन थी बंगाल में, वो बहुत बड़े जमींदार थे। उनका जो सालाना जो उनका रेवेन्यू आता था वो ये जैसलमेर, बीकानेर जैसे जो रजवाड़े थे इनसे ज्यादा था। इतने हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं था। हरियाणा में अगर किसी के पास, पहली बात तो ज्यादा जमीन होने का मतलब ये नहीं कि आप क्योंकि आप खुद खेती करते थे, और एक हल जो है, मतलब एक बैलों का जोड़ी या एक ऊंट, वो लगभग 10 से 12 एकड़ की खेती कर सकता है, उससे ज्यादा जमीन वो नहीं बो सकता। तो यहाँ पे जो किसान परिवार था उसमें डिपेंड करता था कि उसके पास कितनी जमीन है, वो डिपेंड करता था कि उसके पास कितने यंग पीपल हैं जो हल चला सकें। अच्छा। अगर उसके पास 3 हल थे तो वो लगभग 30 से 40 एकड़ का परिवार था। अगर उनके परिवार में एक ही लड़का है तो वो लगभग 10-12 एकड़ ही जोड़ता था, बाकी जमीन खाली थी। तो ये, लेकिन कोई बड़ा जमींदार नहीं था, ये सब अपने अपने मालिक थे। और इनका जो, जैसे मैंने बताया, गांव बसाया जाता था एक पर्टिकुलर क्लैन द्वारा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल नाम लेता हूं मलिक। ये क्लैन है, होशियार सिंह मलिक, फलाना मलिक। तो वो जो मलिक है वो गोत्र है, वो गठवाला खाप से निकलता है। गठवाला खाप एक बड़ी खाप है, उसमें से मलिक जो है वो मेन गोत्र है। अब एक मलिकों का गांव है, तो वो मलिकों के गांव होने का मतलब ये है कि वो गांव जो है वो मलिक जो थे, कुछ किसान परिवार वहां पे आके रहने लगे। अब किसान किसानी अकेले तो नहीं कर सकता, उसको लोहार की जरूरत है जो उसके इम्प्लीमेंट्स बनाए, आयरन इम्प्लीमेंट्स बनाए। उसे चमार की जरूरत है जो उसके जोत जिसे कहते हैं बैल के गले में लगाने वगैरह वाली, वो चाहिए। उसको तेली भी चाहिए जो सरसों का तेल निकाल दे। एक तरह से एक पूरे का पूरा, जिसको हरियाणा में 36 जात का हो, मतलब एक तरह से वो काउंट करते हैं, वो लगभग 36 कास्ट्स चाहिए आपको एक गांव को कंप्लीट गांव बनाने में। तो वो सारे उसमें रहते थे, लेकिन मेन जिम्मेवारी किसकी है? मलिक की। तो ये गांव हो गया मलिक का। अब ये मलिक जो हैं ये सारे बराबर हैं, इनमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। कोई, असल में उस समय जमीन का इंडिविजुअल तो ओनरशिप होती ही नहीं थी। जमीन जो थी वो कलेक्टिव ओनरशिप होती थी। जिसके पास जितने हल हैं उतने वो उसमें से जोत लेता था।
और जो खाली रह गई, मान लो उसकी मिल्कियत मेरे पास है, लेकिन मेरे पास एक ही हल है, मेरा एक ही बेटा है, दूसरी तरफ किसी और का, मेरे साथ वाले के 3 बच्चे हैं, तो वो मैं उस जमीन को खाली नहीं रख सकता, उसके बच्चे उसको जोत लेंगे। मान लो हमारी मिल्कियत 20-20 एकड़ की है, तो 40 में से लेकिन मैं 10 ही मिल्कियत मतलब प्रॉपर्टी, खुद की ओनरशिप, तो वो बाकी जो 10 एकड़ मेरी बच गई वो मेरे साथ वाला जोतेगा, और उसमें से जो आएगा वो मैं इस्तेमाल करूंगा। मेरे को वो कुछ शेयर देगा उसमें से, क्योंकि वो मेरी जमीन बोत रहा, लेकिन मैं उस जमीन को खाली नहीं रख सकता। ये एक तरह से रूल था। तो ये जो था हमारे गांव में व्यवस्था थी पंचायत पे आधारित। तो अब वो मालिकों का गांव है, उसके अंदर मान लो 100 परिवार हैं। अब वो 100 परिवार जो हैं वो अलग अलग क्लैन से हैं, मतलब कोई किसी के दादा का नाम राम स्वरूप है, किसी के दादा का नाम सिंगराम है, किसी के दादा का नाम रतिराम है, और उनके सबके 5-5, 7-7 घर हैं। तो वो अब इन सभी 5-5, 7-7 घरों से एक रिप्रेजेंटेटिव है सीनियर, जो पंचायत का मेंबर है, और ये पंचायत सारे गांव के फैसले करेगी। इनमें से एक जो आमतौर पे एल्डेस्ट होता था, उसकी जिम्मेवारी होती थी कि वो जाएगा, उसको कहते थे ये कोर्ट कचहरी के काम करेगा। इन अदर वर्ड्स कि वो जो सरकारी संस्थाएं होती थी उनके साथ जो मिलाप रखना है वो इसका काम था। तो ये वहाँ पे जाएगा, वहाँ से जितना उन्होंने टैक्स मांगा है ये उनके साथ करेगा, भाई इसको ज़्यादा लग रहा है तो बताएगा, वो वाले काम इसके हैं। लेकिन फिर आपने तो पहले कहा कि टैक्स ये भी मराठा भी मांगते थे या दूसरे भी, वो एक अलग, वो बात दूसरी है। जब व्यवस्था खराब हुई, मैं बात कर रहा हूँ जब व्यवस्था चल रही थी तो इस ढंग से चल रही थी। मतलब मुगलों के राज जाने के कुछ साल बाद जब सब सेटल हुआ तब। हाँ, इवन बाद में भी ऐसे ही हुआ। मतलब अगर वो मराठा आया वहाँ पे टैक्स लेने, जब लगभग सन 50 के बाद से मराठों को बादशाह ने दे दिया था टैक्स कलेक्शन का काम। तो अब मान लो एक इलाका है जिसको सिंधिया को मिला हुआ था, बादशाह ने दिया था पेशवा को, पेशवा ने बांट दिया था अपने जो सरदार थे उनके बीच में। तो मान लो एक गांव है, हम किसी भी एक गांव को ले लें और हम ये मान लें कि वो सिंधिया का, तो वहां पे जो सिंधिया की तरफ से डेप्यूटेड है, उसका जो कारिंदा है, वो उस गांव में मैसेज भेजेगा कि मुझे आप अपना टैक्स दीजिए, समय आ गया है, आप टैक्स। तो उससे जो बातचीत करने जाएगा वो ये एल्डर जाएगा। अच्छा। जिसको चौधरी भी कहते थे, मखदूम भी कहते थे। मुस्लिम गांव में मखदूम कहते थे, हिंदू गांव में उसका नाम चौधरी होता था। तो वो जाएगा, उससे बात करेगा कि हाँ जी हमारा टैक्स आप कागजों में इतना बनता है, लेकिन इस साल हमारी बुआई सिर्फ इतनी ही हुई है या फसल खराब हो गई थी तो ये बनता है, तो हमारा टैक्स उतना नहीं बनता, ये कम होना चाहिए। तो वो वाली बात वो उनसे करके आएगा। तो वो सिस्टम वैसे ही चलता रहा। मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ, जब ये सही काम कर रहा था, जब व्यवस्था ठीक ठाक थी, तो ये झगड़े नहीं होते थे। वो जो उस समय की जो सरकार है उसका कारिंदा आ जाएगा, गांव का अपना एक पटवारी होता था, वो पटवारी और वो कारिंदा मिलके गांव के खेतों का निरीक्षण कर लेंगे और हिसाब लगा लेंगे कि कितना टैक्स बनता है। वो टैक्स वो गांव के चौधरी को बता देंगे कि भाई आपका इतने रुपए बनता है इस साल का टैक्स। वो फिर उनको अपनी पूरी पंचायत को इकट्ठा करके उनमें जितनी जिसकी जमीन है उसमें वो बांट देगा। तो ये तो था विलेज रिपब्लिक। ये जो सिस्टम था बाकी आपको पूरे भारत में नहीं मिलेगा, इसलिए अंग्रेजों ने इसको विलेज रिपब्लिक बोला। मतलब इसको अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो गांव ही एक राज्य जैसा है, उसमें ही सब कुछ है, राजा है, प्रजा है, सब कुछ हायरार्की है। हाँ बिल्कुल, उसको कोई बाहर का रूल नहीं कर रहा। तो ये एक व्यवस्था का एक विशेषता ये है जो आपको बाकी नहीं मिलेगा। और मॉरल इकोनॉमी इसके साथ जुड़ी है। मॉरल इकोनॉमी, मॉरल इकोनॉमी जो है दुनिया में आपको कहीं पे भी देखने को, सिर्फ यहाँ नहीं है, वियतनाम में भी ऐसा ही था। ब्राजील में जो पिछला इलेक्शन हुआ उसका जो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, उसने इलेक्शन इस बात पे बेसिस पे लड़ा था कि मैं मॉरल इकोनॉमी देश में लागू करूंगा। ये क्या है मॉरल इकोनॉमी? आज के दिन हम जी रहे हैं मार्केट इकोनॉमी में। मार्केट इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई होता है कि आपकी किसी भी आइटम का जो रेट है वो डिमांड और सप्लाई पे है।
अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है तो रेट कम हो जाएगा। दूसरे तरफ अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो रेट बढ़ जाएगा। जैसे हम कहते हैं प्याज जब फसल आती है तो उसका कोई रेट नहीं मिलता है, बाद में जब फसल नहीं होती, मतलब ऑफ सीजन टाइम में प्याज का रेट बहुत ₹200 किलो टमाटर हो जाता तो ये है मार्केट इकोनॉमी। अब इसी बात को आप लीजिए मॉरल इकोनॉमी। मॉरल इकोनॉमी में क्या है? इंटरडिपेंडेंस है। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है। मतलब मैं प्याज ज्यादा महंगा बेच के पैसे कमाने के चक्कर में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो मेरे गांव और गवांड में हो रहा है। गवांड एक टर्म है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जो हरियाणा पे लागू होती है। तो उसमें जो है हम सबको रहना है। ये जो 36 जात है जो एक गांव को बनाती है, इसमें से कोई भी निकल गया तो ये गांव का काम चलना बंद हो जाएगा, उस पर नुकसान होएगा। तो कोई नहीं चाहता कि कोई छोड़ के जाए। तो उसको रहने के लिए उसका पेट भरा होना जरूरी है। अगर उसका पेट खाली हो जाएगा, वो कहेगा मैं दूसरी जगह जाता हूँ जहाँ पे मुझे कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए ये जो था ये बार्टर पे निर्भर होती है कि आप सर्विसेज देते हैं कमोडिटी के बदले में। तो एक जजमान सिस्टम था फिर हमारे यहाँ पे, जजमानी का सिस्टम जिसको बोलते हैं। जजमानी क्या थी कि किसान जजमान है, वो जब फसल पैदा करेगा तो उसके साथ ये बाकी जाति के जितने भी जुड़े हुए हैं, बनिया को छोड़ दो, ट्रेडर को छोड़ दो, बाकी जितने भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो उसका प्रीस्ट है, मतलब ब्राह्मण जो कर्मकांड कराता है, चाहे वो चमार है, चाहे लोहार है, चाहे जो स्वीपिंग का काम करता है वो है, उन सब का जो उसने सर्विस दे रहा है उस गांव को और उस व्यक्ति को, उस परिवार को, उसके बदले में एक बंधा हुआ हिस्सा था जो फसल के समय में उसको दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, तो डिपेंड करता था। अब वो सर्विसेज के हिसाब से वो सारा उनका अब जैसे चमार था तो उसको 2 मन, मतलब लगभग 1 क्विंटल से 1 मन 40 किलो का होता, तो मान लो 2 मन दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि जो आपका मेसन है उसने उस साल आपका घर बनवाया हो, आपने घर बनाया हो, तो हो सकता है उसका शेयर उस साल 10 मन हो। तो इस ढंग से एक जजमानी होती थी और एक पेमेंट होती थी। तो मतलब एक बंधा हुआ हिस्सा है जो 2 मन का है और खाती का मान लो बंधा हुआ हिस्सा है 2 मन, लेकिन उसने उस साल मकान भी बनवाया तो 8 मन उसको दिया गया अपने उसके एडिशनल लेबर के लिए। मतलब पैसों की जगह पे अनाज यस, इट वाज बार्टर इकोनॉमी एंड इट वाज मॉरल इकोनॉमी। तो आपने कोई रेट नहीं लगाया है इसका आपके अनाज का, ये उसको जाएगा, हर साल उतना ही जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका नजदीक वाली मार्केट में जो शहर के लिए है उसमें क्या रेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो उतना मिलेगा। अगर वो आपके लिए काम नहीं भी करता है, मतलब आप अगर वो जो काम कर रहा है उसकी आपको जरूरत नहीं भी है, फिर भी आप देंगे, ये आपकी ऑब्लिगेशन है। ये ऑब्लिगेशन आपकी उसके बच्चों की शादी पे भी है। अगर उसकी जब बेटी की शादी होएगी तो इस किसान का ऑब्लिगेशन है उसके अंदर सपोर्ट करना। ऐसे था हरियाणा yes. ये ऑब्लिगेशन था। तो हम जब जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो हरियाणा का जो जाति व्यवस्था थी वो वैसी नहीं थी जैसी बाकी जगह पे थी। ये जातियों में फर्क था, ऐसी मतलब शादियां वगैरह सब अपनी अपनी जातियों में करते थे, रोटी सब अपने अपने घर में खाते थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि अछूत था। अछूत वाली बात हरियाणा में नहीं थी। भाई हमारी तो औरतें भी खेत में काम करती थी और कोई जो मजदूरी करने आई है वो भी खेत में काम करती थी। अब मेरी दादी भी वहीं पे फसल काट रही है, वो भी वहीं पे फसल काट रही है, तो उसमें ऊंच नीच क्या रह गया, दोनों बराबर तो काम कर रहे हैं। तो ये हमारा जो था ये विलेज रिपब्लिक और मॉरल इकोनॉमी का ये मतलब। सर आपने कुछ समय पहले बोला गवांड करके कॉन्सेप्ट होती है, ये क्या है? देखिए मैंने आपको बताया ना, हम मिलिटराइज्ड सोसाइटी थे। मिलिटराइज्ड सोसाइटी क्यों थे कि जहां पे कोई राजा होगा वो जिम्मेवारी लेगा दुश्मन से लड़ने की, वो अपनी एक सेना रखेगा, वो अपनी पुलिस रखेगा, इस टाइप से उसका एक व्यवस्था रखेगा। अब हमारे यहाँ तो कोई राजा नहीं था, तो हमारे यहाँ पे जो
अगर कोई भी खतरा आता है उससे निपटने की जिम्मेवारी गांव की। तो वो हमारे गांव, हर एक गांव एक तरह से एक दीवार से घिरे होते थे और आने जाने के रास्ते 2-3 ही होते थे और हमारी गलियां जुड़ी हुई नहीं होती थी। आप इधर से गांव में घुसे हो तो उधर नहीं निकल पाओगे, उस तरफ गांव के जाना है तो आपको बाहर आके वापस उन्हीं वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। ये इसीलिए था कि दुश्मन एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ तक ना जा सके। तो ये तो हो गया गांव। लेकिन कई बार खतरा इतना बड़ा होता था कि आप अकेले नहीं मुकाबला कर सकते, तो उसके लिए वो जो साथ लगते हुए गांव थे उनका गवांड बना दिया जाता। तो वो माना जाता था कि मान लो ये 7 गांव हैं, जो एक सेंट्रल गांव ले लिया, उसके साथ जितने गांव के बाउंड्री लगती है वो उसके गवांड का हिस्सा हो गए। तो अब जब अगर जो डेंजर है वो जितना बड़ा है कि वो एक गांव नहीं हैंडल कर सकता, तो ये सारे के सारे इस जो सेंट्रल गांव है, जो जिसका डिफेंस ज्यादा अच्छी तरह हो सकता है, वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये गवांड था। तो इसके अंदर भाईचारा रखने के लिए ये था कि भी आप गवांड में शादी नहीं करेंगे, आप अपने गोत्र में तो शादी कर ही नहीं सकते। ये भी सिस्टम था कि आप गवांड में भी शादी नहीं करेंगे ताकि वो कोई कन्फ्लिक्ट ना आए आपस में, क्योंकि अगर वहीं पे दोनों की प्रॉपर्टी इशू ये वो आ जाते हैं तो रिलेशनशिप्स चेंज हो जाती हैं, क्योंकि एक जीजा और साले के बीच की अलग रिलेशनशिप है और भाइयों के बीच की अलग रिलेशनशिप है। तो इसलिए गवांड में वो भी थी। तो इसी चीज़ को मुगलों ने जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि ये इनका एक सिस्टम चला आ रहा है, ये कोई मुगलों के समय का नहीं है, पहले से है। तो उन्होंने सोचा इसको तो हम जोड़ सकते हैं अपने फायदे के लिए। तो उन्होंने इसको गवांड को अपनी व्यवस्था में तप्पा कहना शुरू कर दिया। तो एक तरह से उन्होंने इसको यूज करना शुरू किया अपनी ब्यूरोक्रेसी को एफिशिएंट बनाने के लिए, कि हमें अब तप्पे के जो है उनको बता दो कि भी ये काम होना है। कुछ काम ऐसे हैं जिनके अंदर ज्यादा वो चाहिए, उनको कोई काम करना है जिसके अंदर ज्यादा मैन पावर चाहिए, या उन्हें कोई सामान इधर से उधर ले जाना चाहिए पड़ रहा है। मान लो उनको 100 बैलगाड़ी चाहिए या 100 ऊंट चाहिए, एक गांव से तो नहीं आ सकते। तो वो फिर तप्पा का जो हेड होता था उनका, उसको बोल देना कि भी आप इतने, तो वो अपने गांव से उतने इकट्ठे करके ये कर दे। तो वो ये एक तरह से जो सरकारी व्यवस्था थी उसका और गवांड का आपस में एक लिंक बना दिया। ये तो हमारे यहाँ पे थे, एक तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। गांव थोड़ा, गांव गवांड। क्या थोड़ा मतलब घरों का ग्रुप। हाँ। एक परिवार, थोला। ओके, थोला, वी कॉल इट थोला, बट या इट इज स्पेल्ड एज THOLA। तो थोला था 4-5 गांव घरों का, 10 घर, वो एक कॉमन एंसेस्टर से जो है ऐसे इकट्ठे होके पाना बन जाता था। पाना वो आप कह सकते हो 50-60 घर, 100 घरों का पाना हो गया। तो पाना तक प्योरिटी वॉज 100% कि भी उसी गोत्र के होंगे वो पाना तक। उसके बाद एक गांव, बड़े गांव में खास तौर पे हो सकता है कि 3 अलग अलग गोत्रों के 3 पाने हों। तो पाना, थोड़ा, पाना, गांव, गवांड, ये तो चला आपका एक तरह से पॉलिटिकल। हाँ, मतलब ये आपका स्टेट के साथ जो संबंध है, टैक्स देना है, डिफेंस करना है, उस काम का ये रास्ता हो गया। दूसरा हो गया सोशल। तो उसमें थोड़ा पाना नहीं, वो शुरू होता है गोत्र से। गोत्र, खाप और फिर कई खाप, यानी सर्व खाप जिसको बोल देते हैं। तो वो है सोशल। वो शादी ब्याह के समय में काम आता है कि जैसे मलिक खाप के लोग मलिक में नहीं शादी करेंगे। तो जो सोशली चीज सबको अफेक्ट करेगी, उसके लिए अगर कोई पंचायत बैठती है तो वो खाप पंचायत बैठेगी सोशल इश्यूज पे। अगर सरकार से कोई बातचीत होनी है, कोई टैक्स रिलेटेड इशू वगैरह है, तो वो हो सकता है गवांड की पंचायत बैठे, गवांड इकट्ठा हो जाए। तो ये सिस्टम थे।
सर, ये खाप पंचायत के बारे में मैंने सुना है, हरियाणा में होता था, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ पे जो गांव थे वो एक गोत्र के नाम पे होते थे। मलिकों का गांव है, ब्राह्मणों का गांव है, या राजपूतों का गांव। खाप पंचायत आज भी होती है? या हाँ। तो ये जैसे ब्राह्मणों में और राजपूतों में खाप वाला सिस्टम इतना रिजिड नहीं है जितना जाटों में है। मतलब उनके भी हैं, जैसे उनके राठौर को जो है, राठौर है, सिसोदिया है, ये जो है एक तरह से खाप है, चौहान, लेकिन वो उनके काफी बड़े साइज के हो गए हैं और उनका इतना रिजिड नहीं है। हमारे वाले जो मतलब जाटों वाले जो हैं वो ज्यादा फिक्स्ड हैं, रिजिड हैं। तो वो है, एक खाप का मतलब है कि उनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। अच्छा। वो उस कॉमन एंसेस्टर से ही बढ़ते गए हैं और समय के साथ पहले उनका एक ठोला बना होगा, फिर एक पाना बना होगा, गांव बना होगा, फिर कई गांव बने होंगे। और तो हरियाणा में आप देखोगे कि इनके जो हमारे जो ये खाप हैं, इनके एरियाज हैं। आजकल तो लोग बिखरने लग गए हैं, शहरों में आके रहने लग गए हैं, लेकिन अगर आप आज भी देखोगे तो एक एरिया होगा जिसके अंदर ज्यादातर गांव मान गोत्र के होंगे। अच्छा। एक एरिया है जिसके अंदर ज्यादातर गांव मलिक गोत्र के होंगे, एक एरिया है जिसमें ज्यादातर गांव दलाल गोत्र के होंगे। तो ये इसके अंदर उनका एक खेड़ा होगा। खेड़ा मीन्स कि वो उनका सबसे पुराना गांव है। अच्छा। वो खेड़ा है। उसके अंदर जो उनका आराध्य है, जो उनका मेन डेटी है, जिसको भूमिया कहते हैं या दादा खेड़ा कहते हैं, वो वहां होगा। तो अगर उस खाप की कोई संबंधित उनको कोई बात करनी है तो उनकी प्रेफरेंस होगी कि हम जाके अपने वहां पे। आज भी ये खाप पंचायत काम करती है, और कैसे करती है आज के सोसाइटी में? वही है, ऐसे ही करती है। आमतौर पे ये सोशल इश्यूज पे ही होता है इनका। कई बार कुछ लोग अपनी वो पॉलिटिक्स चमकाने के लिए खापों को पॉलिटिकल इश्यूज में भी डालने की कोशिश करते हैं, तो वो बेवकूफ़ी है। वैसा नहीं है। खाप का काम है सोशल इश्यूज, नॉट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। सर, हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के गाँव की बात करें 18वीं सेंचुरी में कैसे उसकी व्यवस्था थी, इसके बारे में। लेकिन फिर हरियाणा एक स्वतंत्र राज्य तो 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था। फिर हम उसके पहले के जो समय है उसको हरियाणा कैसे बोल सकते हैं? हरियाणा, देखिए, जो राज्य हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है। भारत का संविधान कहता है कि संसद किसी भी नया स्टेट बना सकती है, पुराने स्टेट को खत्म कर सकती है। इसके लिए कोई विशेष बात नहीं चाहिए। संसद में एक प्रस्ताव पारित हो और नया स्टेट बन सकता है। जो कल्चरल, सोशियो कल्चरल स्पेस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं डिसाइड करता, वो समय के साथ बनते हैं। तो जब हम मराठावाड़ कहते हैं, मराठावाड़ को आप संसद नहीं बदल सकती है, वो मराठावाड़ ही रहेगा। वो किसी नाम का राज्य वहां स्थापित कर सकते हैं, लेकिन वहां पे मराठे रहेंगे। उस जगह की कल्चर मराठों की ही रहेगी। इसी तरह हरियाणा जो है ये सोशो कल्चरल स्पेस जो है ये बहुत पुराना है। बहुत पुराने से मेरा मतलब है कि कुछ लोग तो इसकी शुरुआत देखते हैं शिव पुराण में। एक पालम इंस्क्रिप्शन है, पालम गांव है दिल्ली के पास, तो वहाँ पे एक पुराना वो शिलालेख मिला था, वो हरियाणा के बारे में जिक्र करता है। यही नाम था उस पे, हाँ, हरियाणा। उसके बाद जब अंग्रेज यहाँ आता है तो वो जो पहली सैनिक टुकड़ियाँ जो खड़ी करते हैं, रिक्रूट करते हैं, उनमें से एक है 7th हरियाणा लांसर्स, उसका नाम हरियाणा। अच्छा। तो ऐसे बहुत से आपको इतिहास में उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पे इस एरिया के लिए हरियाणा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब ये जो था, क्यों उन लोगों ने
हरियाणा शब्द इस्तेमाल किया क्योंकि उनको यहाँ पे एक डिफरेंट सोशियो कल्चरल एंटिटी दिखी। भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत का जो, अगर हम पूरे भारत को देखें तो उसके अंदर एक एकता है। बद्रीनाथ के मंदिर के पुजारी जो हैं वो केरल से आते हैं, ये प्रथा है, ट्रेडिशन है, चली आ रही है। शंकराचार्य ने जब 4 मठ स्थापित किए तो उन्होंने बड़े सोच समझ के वो 4 जगहें चूज की जिनसे पूरा देश कवर होता है। तो वो उनके दिमाग में वो विचार इसीलिए आया क्योंकि इस पूरे देश में एक किस्म की संस्कृति थी। लेकिन क्योंकि ये देश इतना बड़ा है तो इसके अंदर विभिन्न इलाकों में क्लाइमेट अलग है, वहाँ पे क्लाइमेट के कारण वहाँ की जमीन जो है वो अलग है। इन सब बातों के कारण वहाँ का जो रहने वाला है उसकी जीवन शैली अलग है, उसकी भाषा अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत की बड़ी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, वो है उस संस्कृति का हिस्सा, लेकिन उसके अपने भी कुछ विशेषताएं हैं। तो ये चीजें हम कहते हैं ये मराठावाड़ है, ये विंध्याचल है, ये पंजाब है, ये असम है, ये बंगाल है, बिहार है, ये अवध है। तो इसी तरह ये हरियाणा है। यहाँ का अब कौन सी चीजें हैं जो इसको बाकी हिस्सों से अलग डिफाइन करती हैं। अब आप चलने के लिए कोई एक जगह चूज कर लीजिए। चलिए आप लाहौर से चलिए। अब आप लाहौर से चले हैं और आप पहुंच गए सतलुज। सतलुज कहाँ नदी है? नदी है, रोपड़ के पास उसकी क्रॉसिंग है जहाँ पे पुल है, तो आप वहाँ पे आ गए। अब तक आप जिन गांव के अंदर से गुजरे हैं वो छोटे गांव हैं साइज में। इलाका अलग किस्म का है, जमीन अलग है, भाषा अलग है, कई सोशल कस्टम अलग हैं। जैसे आप वो ब्रिज क्रॉस कर लिया सतलुज का, और विशेष तौर पे घग्गर, उससे थोड़ा और आगे आए तो आपने घग्गर नदी क्रॉस कर ली, उसके बाद एक बिल्कुल डिफरेंट एरिया आपको दिखता है। 18वीं सदी में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपको अब ये जो एरिया है ये बिल्कुल ही अलग दिखेगा। पेड़ कम है, हरियाली कम है, घास का एरिया ज़्यादा है, गांव बड़े बड़े हैं। पंजाब में जो आमतौर पे खेतों के नज़दीक है, यहाँ पे खेतों से दूर हैं। भाषा अलग है, पहनावा अलग है, इवन उनका जो रिलीजन है वो अलग है। मेनली उनका रिलीजन के प्रति जो स्वभाव है वो अलग है। यहाँ अब आप ऐसे इलाके में हो जहाँ पे आदमी हर रोज़ मंदिर नहीं जाता है, या हर रोज़ उसका मुसलमान मस्जिद नहीं जाता है, वो अपना काम रखता है उसका पड़ोसी के साथ। उनके शादियों के जो ढंग है वो लगभग बराबर सा है। मेवात के मेव मुसलमान की शादी में भी पंडित आ रहा है, तो उनके जो गोत्र हैं वो उनके भी लागू होते हैं। जबकि इस्लाम में इस तरह का कोई वो नहीं है इंजेक्शन, लेकिन हरियाणा के रहने वाला जो मुस्लिम है वो अपने गोत्र में शादी नहीं करता। तो ये सारी की सारी चीज़ें, अब ये कल्चरल स्पेस चलता जाता है। अब आप जा रहे हो आगरा की तरफ, आपने दिल्ली क्रॉस कर लिया, लगभग ऐसा ही है। लेकिन जब आप आगरा से आगे निकल जाओगे, चंबल को क्रॉस कर जाओगे, तो ये मिलना बंद हो जाएगा। सच में धीरे धीरे कम होता जाएगा, चंबल के बाद बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरह आप अगर ईस्ट वेस्ट जा रहे हो तो आप चले जी, अवध से चले और आपने गंगा को क्रॉस किया और अब आप आ गए मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ के एरिया में। तो अब आपको ऐसे गांव दिखने लग जाएंगे, ये वाले जो हरियाणा की कल्चर और बोली वाले। जमुना को जैसे ही आप पार करोगे ये मेजॉरिटी यही हो जाएंगे सारे। आप चले गए, आप हिसार पहुंच गए, ऐसा ही है। आप और आगे गए, सिरसा पहुंच गए, ऐसा ही है। डबवाली पहुंच गए, ऐसा ही है। उसके बाद फिर ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और आप जब बहावलपुर पहुंचोगे तो आप देखोगे एक दूसरे किस्म की भाषा भी अलग है, उनके इवन कपड़े अलग हैं, उनका शादी ब्याह की रस्में अलग। तो ये जो स्पेस मैं डिफाइन कर रहा हूँ, दिल्ली के चारों तरफ जो गंगा दोआब है उसका मिडिल और लोअर
पार्ट का हिस्सा, घग्गर और यमुना नदी के बीच का पूरा हिस्सा, बीकानेर डेजर्ट से ऊपर का हिस्सा, और उधर पंजाब में सतलुज से नीचे का, ये सारे का सारा जो स्पेस है ये एक अलग कल्चरल एंटिटी है जिसको हम हरियाणा कह सकते हैं। ये हरियाणा इसलिए भी कहते हैं ना क्योंकि यहाँ कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, श्री कृष्ण को हरि बोलते हैं, तो हरि का आंगन। हाँ कह सकते हैं, लेकिन हम लोग इतने रिलीजियस थे नहीं। ये हमने बात की थी तब हरियाणा के बारे में। हमारे यहाँ पे वेदों का ज्यादा असर है। हमारे जो हल चलाने का ढंग है, जो बैल से हम हल चलाते हैं, तो वो आपको हड़प्पा के उनको एक खेत मिला हड़प्पा के टाइम का, उस समय का जोता हुआ, तो उसका जो पैटर्न है वो आज भी है, हमारे यहाँ भी है। अच्छा। हाँ, वो हमारे यहाँ पे ना बड़ा एक मेन क्रॉप बोएंगे, लेकिन उसको फिर डिस्टर्ब कर देंगे या दूसरे तरह से उसमें डायगोनल निकाल देंगे एक दूसरी फसल का छोटा सा, ये बड़ा बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो फसल भी उग रही है, साथ में कुछ सब्जी वगैरह भी साथ में उसी में उग रहा है टाइप ना। और वो जो पैटर्न है जो हल चलाने का है वो वही है जो हड़प्पा टाइम से आ रहा है। फिर आग साथ लेके चलना, अभी तो ये बंद हो गया है, 100-1 साल पहले तक तो बल्कि मेरी दादी अरबी आग साथ लेके चलते थे हमेशा। आग कैसे? हमारे जो देवता देवी हैं वो सारे वो वेदों वाले हैं, अग्नि, इंद्र, धरती, ये हैं हमारे जो। नहीं मतलब आग साथ में लेके जाते थे तो कैसे? अपनी आग पवित्र है तो आप दूसरे की आग नहीं लोगे, अपनी ही आग रखोगे। अच्छा। और हाँ? नहीं मतलब वो किस में लेके जाते थे, कैसे? वो मिट्टी का उसका होता था, ये ऐसा कटोरी सी होती थी लोहे की, हाँ, उसके अंदर गोसा कहते हैं, उपला जो होता है काऊ डंग का, उसको रख लो, उसको सुलगा के, यानी इट्स नॉट फ्लेम्स नहीं आ रही, वो सुलग रहा है तो चलेगा। अच्छा। और ये साथ लेके चलते थे? चलते थे। हाँ। सर हमने इस एपिसोड के इस पार्ट में बात की। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, उस समय का पॉपुलेशन का भी कंपोजिशन, हमारा पॉपुलेशन जो आज वाला कंपोजिशन है ये नहीं था। हाँ। ये सन 47 के बाद का, जो आज के दिन आप पॉपुलेशन कंपोजिशन देख रहे हो, ये सन 47 के बाद का है। हमारे यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन थी लगभग 20%। अच्छा। अब कितनी है? अब रह गई है लगभग 8%। तो जो 12% थी उनमें से एक बड़ा वर्ग, उस 12 में से जो 9% था वो था रांगड़ कहते थे उनको। वो थे कन्वर्टेड राजपूत, और लगभग 1% थे जिनको मुल्ले कहते थे, जो थे जाट कन्वर्टेड, और बाकी जो थे वो शेख, कसाई, कुरैशी, ये सब थे। तो ये मैं जो कल्चरल आइडेंटिटी की बात करता हूँ, तो आज के दिन भी पाकिस्तान में जो रांगड़ हैं या मुल्ले जाट जो यहाँ से गए हुए हैं, वो अपने गोत्र में अभी भी शादी नहीं करते। अच्छा। और हरियाणा में तो ये अभी भी है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो दूसरे आए, वो मतलब वहाँ से जो उठ के आए, उनके यहाँ पे ये कंपल्शन नहीं था, गोत्र वाली कंपल्शन उन पे लागू नहीं थी। तो अब हमारे यहाँ पे एक बड़ा वर्ग है जो इस बात को नहीं मानता है। सर हमने इस पार्ट में बात की विलेज रिपब्लिक की, मॉरल इकोनॉमी की, ये सब हो रहा था 18th सेंचुरी में, लेकिन तब गुलामी की भी प्रथा थी। तो ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से हरियाणा की आम जनता गुलाम बनती थी? क्या उन पे प्रेशर होता था या उनको जबरदस्ती से बनाया जाता था? जो स्लेव ट्रेड, जिसको गुलामों का व्यापार कहते हैं, ये एक एस्टेब्लिश्ड प्रथा थी दुनिया में, पूरी दुनिया में। इनफैक्ट अमेरिका में जो ब्लैक है वो पॉपुलेशन ज़्यादातर जो अफ्रीकन ब्लैक है, वो उनके सबके एंसेस्टर वहाँ से स्लेव ट्रेड में ही लेके गए थे, वो अफ्रीका से। जहाँ तक भारत का सवाल है, सुल्तान के टाइम में, सल्तनत मतलब जो मुगलों से पहले का समय था उसमें भी, और मुगलों के समय में भी
जो गुलाम प्रथा थी वो चलती रही है। और ये सिर्फ कोई एक रिलीजन विशेष की नहीं है, हिंदू राजा वगैरह भी गुलाम रखते थे। अच्छा। हाँ, ऐसे आपको किस्से मिल जाएंगे, प्रथा है बल्कि कि वो राजा के परिवार की लड़की की शादी हुई है तो साथ में उसके बांदियाँ जाती थी, और उन बांदियों से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको एक अलग नाम दिया जाता था, और वो जातियाँ आज भी हैं भारत में हिंदुओं में। तो ये तो थी वो प्रथा जो लोग अपनी मर्जी से गुलाम बन गए। दूसरा था जो जबरदस्ती गुलाम बनाए गए और जिनका व्यापार होता था, यानी उनको बेचा जाता था। एक्चुअली क्या था ना कि एक पुराने समय में ईरान में कहावत होती थी कि घोड़ा पार्था से लाओ और गुलाम भारत से लाओ। अच्छा। हाँ, तो उसमें सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरा भारत अफेक्टेड था, क्योंकि भारत के लोग वफादार होते हैं, नहीं, हाँ वो भी होगा, पर सस्ते थे। अच्छा। पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो यहाँ से ज़्यादा मिलते थे, तो इसलिए उनका रेट थोड़ा कम होता था, तो एक आम शहरी भी अफोर्ड कर सकता था एक आध गुलाम। तो जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे यहाँ पे काफ़ी हद तक जो कन्वर्जन हुए, स्पेशली सल्तनत पीरियड में, वो गुलामी से बचने के लिए हुए। जैसे मैंने बताया कि ये एक एस्टेब्लिश ट्रेड था, इसमें सबसे बड़ा ट्रेडर जो था वो शासक होता था, यानी बादशाह या सुल्तान था, वो सबसे बड़ा ट्रेडर था। वो अपनी ट्रेडिंग करता था। क्या करते थे वो, जैसे हम अपने इस हिस्से की बात करें तो मान लो लगान देना मना कर दिया, या उनको लग रहा है कि इस साल लगान से ज़्यादा फायदा गुलाम बेच के है, तो वो क्या करते थे कि लगान ज़्यादा मांग लो, वो लोग देंगे ही नहीं, झगड़ा होएगा तो फिर उनको बोलो कि ये तो विद्रोही हो गए और इनको पकड़ के और फिर इनको ले जाओ और बेच दो। तो जहांगीर की अपनी उसमें क्या नाम है, जो उसकी बायोग्राफी है तुज़्क जहांगीरी, उसके अंदर मेंशन है। आप उससे पहले अगर चले जाओ फिरोज शाह तुगलक के टाइम में, तो दिल्ली की पॉपुलेशन में गुलामों की नफरी ज़्यादा थी, आम शहरी कम था। अच्छा। हाँ, शाहजहां के समय में शाहजहां ने कोशिश की थी, एक बल्ख नाम की जगह है, उस पर कब्जा करने की, अफगानिस्तान से आगे उज़्बेकिस्तान में, वो हार गया था। और ये गुलामों से ऐसे ही छोटे मोटे काम करवाते थे या लड़वाते थे इनको? असल में ना, एक हम उसको एक ही नज़रिए से नहीं देखना। जैसे उस समय जो गुलाम की स्थिति होती थी वो अलग होती थी। ऐसे जैसे बलबन नाम का जो शासक हुआ है वो गुलाम था, उसकी शुरुआत गुलाम के तौर पे होती है और बाद में वो शासक बन जाता है। उसके बाद होते थे, फिर मुगलों के टाइम में आई एक प्रथा जिसको चेला कहते थे। अब चेला क्या था कि अकाल वगैरह बहुत पड़ते थे, तो ऐसा समय आ जाता था कि एक परिवार को अपने बच्चों को संभाल के रखना मुश्किल है, तो वो उस बच्चे के लिए कुछ ना कुछ सोचते थे कि ये कहीं जिंदा रह जाए। तो उस समय अकबर के समय को आप ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो उसने उठा के उस समय 1000 बच्चे खरीद लिए। हाँ, और उनको उसने चेले बना दिया। मोहल्ला चेला है, अरे दिल्ली में जिनको उर्दू नहीं आती वो चेला मोहल्ला कहते हैं। अच्छा, मतलब अपना बच्चा जिंदा रहे इसलिए वो बेच देते थे उसको, बेच दिया, एटलीस्ट अकबर खिलाएगा उनको। हाँ, अब अकबर ने, दिल्ली में मोहल्ला चेला है, आज भी है भाई, आप गूगल करके देखो। अच्छा। तो वहाँ पे उन चेलों का वो था, रिहाइश थी, उन्हीं के नाम से वो चला आ रहा है। अब वो चेला जो था उसको वो पालता पोसता था, उसको ठीक ठाक खाना देता था, बढ़िया खाना देता, ताकि वो शारीरिक तौर पे मजबूत बने। अब चेले की वफादारी सिर्फ और सिर्फ अकबर के प्रति है, तो वो जो उसकी सेना का टुकड़ा था वो एक विशेष टुकड़ा था जिसकी लॉयल्टी पे वो शक किया ही नहीं जा सकता, वो बहुत लॉयल थे उसके।
तो वो उसके पास जो विशेष सैनिक होते थे उनको अहदी कहते थे। अहदियों में भी जो विशेष है वो चेला होता था। तो ये जो गुलामी का कंसेप्ट है ये प्योरली एक्सप्लॉयटेटिव जो है वो वहाँ पे लागू नहीं होता है। वहाँ पे मीर मलिक काफूर, डेक्कन का अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो मलिक काफूर नाम का एक कैरेक्टर आता है जो मराठे जिसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो उसके कई बार उनसे युद्ध हुए थे और वो एक एब्सीनियन गुलाम था बीजापुर के सुल्तान का और जो उसका सेनापति बन गया था। तो लेकिन हाँ, जैसे अब लेडीज का भी ले लो आप, वैसे आप देखो तो भाई ये एक बुरी प्रथा है कि आप एक यंग बच्ची को किसी के हरम में भेज रहे हो, लेकिन जब बाहर उसको भूखे मरना है तो वो सोचती है यार वहीं पे जिंदगी कट। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो खराब व्यवस्था, इस व्यवस्था का जो खराब हिस्सा था वो ये था कि जबरदस्ती गुलाम बनाना। जो वो लोग एक गांव को विद्रोही गांव घोषित करके और उसके लोगों को पकड़ के ले जाते थे और उनको गुलाम बनाते थे, वो किसी ढंग से जस्टिफाइड नहीं था, मॉरली भी लीगली भी जस्टिफाइड नहीं था। तो ये प्रथा चलती रही। अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस प्रथा का हिस्सा थी। उनके भी पास ये लोग थे जो अंग्रेज थे, वो व्यापार करते थे गुलामों का। ये तो 1803 में दिल्ली पे कब्जा होता है ब्रिटिशर्स का। जो पहला रेजिडेंट है वो उसका नाम है सेटन। सेटन जो है वो एक आदेश जारी करता है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों का आप ट्रेड नहीं कर सकते। यानी उस समय भी 12 से ऊपर वाले का ट्रेड अलाउड है। उसके आदेश के मुताबिक 12 से नीचे वाले का आप नहीं कर सकते। उसके 2 साल बाद मेटकाफ जब रेजिडेंट है वो इस प्रथा को पूरी तरह खत्म करता है दिल्ली एरिया में, यानी हरियाणा वगैरह के बाकी भारत में ये प्रथा चल रही है। ये कौन सा समय है? 1813 की बात कर रहा हूं मैं। तो मेटकाफ जो रेजिडेंट है दिल्ली का, वो इस एरिया में गुलाम प्रथा को बंद कर देता है, ऑफिशियली बंद हो जाती है, लेकिन बाकी भारत में चल रही है। तो उस समय जो ईस्ट इंडिया के स्पेशली यूरोपियन और ब्रिटिश जो व्यापारी हैं इस ट्रेड के, वो उनका जो गवर्नर जनरल है कैलकाटा में, उसको पिटीशन करते हैं कि साहब ये तो हमारे को नुकसान कर रहे हैं, ये प्रथा जारी रहनी चाहिए। तो इस पे बड़ा उनका आपस में पत्राचार होता है और लेकिन वो मेटकाफ नहीं मानता है और दिल्ली एरिया में ये प्रथा ऑफिशियली बंद हो जाती है, अनऑफिशियली चलती रहती है। लोग छुप के करते रहते हैं। कई ऐसे अंग्रेजों ने आने के बाद ना यहाँ पे कुछ मैंने बताया ना, यहाँ राजा वाजा नहीं होते थे, तो ये जो छोटे छोटे राजा वाजा बने ये सारे अंग्रेजों के बनाए हुए थे। अच्छा। तो उसमें एक नवाब बहादुरगढ़ का भी था, एक नवाब झज्जर का भी था। तो अब क्या करता था कि ये लोग, ना सिर्फ नवाब, राजा भी, तो इसमें कोई धर्म वाली बात नहीं थी, वो सब कोशिश करते थे कि कहीं ना कहीं से और पैसा कमाया जाए। तो वो इन लोगों को शय देते थे जो बच्चे चोरी करते थे, क्योंकि ऑफिशियली तो रेजिडेंट ने आदेश पास कर दिया है कि नहीं होगा गुलाम। लेकिन ये तो वो झज्जर से बच्चे चुरा के लाया, 2 लड़के थे, 1 लड़की थी, और उनको उसने बहादुरगढ़ में बेचा। ये खबर जासूसों ने उसको मेटकाफ को बता दी कि ये हुआ। तो उस बिना पे जो बहादुरगढ़ का नवाब था उसको उसकी गद्दी से हटाया गया। अच्छा। हाँ, तो ये धंधा नीचे नीचे चलता रहा। ये तो आज़ादी के बाद इंडेंचर्ड जो लेबर है उसका एक्ट बना है, नहीं तो ये जो ईंट के भट्टे थे सारे इंडेंचर्ड लेबर ही तो चलाती थी। गुलाम। हाँ, वो गुलाम थे बेचारे, उन्होंने उधार ले रखी थी, उधार वो उतार नहीं सकते थे, जिंदगी भर वो उसके भट्टे पे काम करते थे। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एथिक्स। हमारे यहाँ पे एथिक्स खत्म हो गई थी, इसलिए ये प्रथा ऑफिशियली कानूनन खत्म होने के बाद भी किसी ना किसी रूप में बहुत समय तक जिंदा रही। सर, आपका हरियाणा के हिस्ट्री का जो आप सब नॉलेज रखते हैं, स्टडी करते हैं, ये बहुत वास्ट है, उसको हम 1 घंटे में तो कवर कर ही नहीं सकते। इसलिए हम ट्राई करेंगे कि
ये जो 21st एपिसोड हम शूट कर रहे हैं रूट्स थ्रेड्स एंड रिफ्लेक्शंस पॉडकास्ट का, इसके हम कुछ पार्ट्स बनाएंगे। तो इस टॉपिक पे हम फर्स्ट पार्ट को एंड करते हैं सर, एंड फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अभी आप यहीं पे है, आज ही शूटिंग करेंगे तो जस्ट फॉर्मेलिटी। थैंक यू सर, थैंक यू।